नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हमारी सहयोगी दीप्ति जी जुड़ी हुई हैं हमसे। चलिए उन्हीं से उनका परिचय और भी जानते हैं और आज कौन से गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में भी जानते हैं। नमस्कार, मैं दीप्ति अंशु एक बार पुनः आपके सामने ससमय उपस्थित हूँ और आप सभी दर्शकों का टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा संचालित कार्यक्रम अभ्युदय एक कदम उत्कृष्टता की ओर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आपने सुना होगा, विदाउट अ स्ट्रगल देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। दैट मीन्स बिना संघर्ष के प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा हमें संघर्ष करते रहना चाहिए हम ताकि हमारी प्रगति हो सके। और हमें धीरे चलने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें डरना चाहिए कि हम निशब्द खड़े हैं। हमें निशब्द खड़े नहीं रहना, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहना है, हमेशा संघर्ष करते रहना ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो साथियों, अभ्युदय ऐसा ही एक कार्यक्रम है जहां हम बिहार की कक्षा 10वीं के बच्चों की परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं ताकि उनकी प्रगति हो सके। और टीचर्स ऑफ बिहार ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की प्रतिभा को कभी दबने नहीं देगा, बल्कि उनकी जरूरतों के अनुसार नए कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करता रहेगा, जिससे बच्चे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभ्युदय की शुरुआत 26 जनवरी की शाम से की गई है, तो इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। तो और आप सबको मालूम है कि ये प्रोग्राम कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों की तैयारी हेतु किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए प्रारूप प्रश्न पत्रों के द्वारा ऑनलाइन स्व मूल्यांकन एवं हर सब्जेक्ट के जाने माने विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास की व्यवस्था की गई है। तो जिसको आप som.teachersofbihar.org पे भी देख सकते हैं। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ खुशबू जी भी जुड़ी हुई हैं, तो वो अभी हमारे सामने आके हमें ये बताएंगे कि प्रारूप प्रश्न पत्रों को किस प्रकार किस लिंक पर जाके आपको शेयर भी करना है और उस पे जाके आपको जोड़ना भी है ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर दिशा दे सकें। खुशबू जी। बिल्कुल। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख पा रहे हैं, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि कल जैसे ये चंचला तिवारी मैम आई थी, तो उन्होंने इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और 25 क्वेश्चनों का सेट बनाया गया है। तो इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का बनाया गया 10th क्लास के लिए, बच्चों के लिए। तो आप som.teachersofbihar.org पे जा करके इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं और उसके तदुपरांत आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि ये पता चले कि हमने ये क्रैक किया है, कितने जल्दी में बना लिया है, कितना परसेंटेज मुझे मार्क्स आया है। तो बिल्कुल भी इस कार्यक्रम के बाद आप som.teachersofbihar.org पे जरूर जाएं और क्वेश्चन को क्रैक करें। तो दीप्ति, चलिए आज के जी, गेस्ट कौन है ओके। उनको बुलाया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद खुशबू जी, आपका भी प्रोग्राम में आने के लिए। और कल जिस प्रकार चंचला मैम ने आकर इंग्लिश के विषय पर चर्चा की थी और बच्चों को ये बताया था कि कम समय में हम लोग किस तरीके से तैयारी करें कि हम लोग इंग्लिश में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी बताए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम है बोर्ड एग्जाम को लेके। तो अब ऐसा है कि कम समय में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करें। तो चंचला जी ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई थी। और आज चूँकि इस क्रम को हमें आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को पहले से ही ज्ञातव्य होगा दर्शकों कि आज हमारे लिए जो विषय है वो है सोशल स्टडीज का। तो जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित रहेंगे इस विषय के जाने माने एक्सपर्ट रवि रोशन कुमार जी, जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी केवटी दरभंगा के शिक्षक हैं। ये अपने विषय में पारंगत तो है ही हैं, साथ ही ये आईसीटी में भी काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। और ये समय समय पर टीओबी में अपना बहुमूल्य समय देते हैं और योगदान देते रहते हैं। तो इस कड़ी में आज ये अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच मौजूद हैं और आप बच्चों के लिए ही आए हैं अपना ये कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए हम लोग रवि रोशन जी का काफी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आकर हमारी मदद करने के लिए आए हैं और इन बच्चों के लिए आए हैं। थैंक यू। इसके लिए थैंक आपके यू सो आने के मच। लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत रवि है, रोशन जी। स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू दीप्ति मैम, खुशबू मैम। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और खास करके उन बच्चों को शुभकामनाएं जो आगामी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में होगी। वैसे तो कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में आपकी तैयारी अधूरी रह गई है, बावजूद इसके विभिन्न माध्यमों से आप लोग जुड़ रहे होंगे, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से या फिर अपने स्वाध्याय के माध्यम से आप
तैयारी को एक मुकम्मल मुकाम पर आप ले आए होंगे, जहां पे आपको लगता होगा कि हम तैयारी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इस बार बच्चों में कुछ शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, और अंतिम रूप से देखें तो तनाव और डर का माहौल भी है। इसी माहौल को दूर करने के लिए, इसी तनाव के माहौल को दूर करने के लिए टीचर्स ऑफ बिहार की इस मुहिम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं तमाम शिक्षकों से भी मैं अपील करता हूं जी, मैं अपने तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील करता हूं को इस मुहिम से जुड़े, और इसके बाहर भी आप विद्यालय में भी अपने बच्चों को लगातार काउंसलिंग करें ताकि उनमें एक आत्मविश्वास आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका आने के लिए। और तो हम लोग अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जनरली बच्चों में ये मन रहता है, मन में डर बना रहता है एसएसटी विषय को लेकर। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट तो हैं ही, एग्जैक्टली बाकी सारे सब्जेक्ट को भी लेके डर नहीं होता। होता क्या कि जब भी एग्जाम पास में आते तो बच्चों के अंदर डर बन जाता है कि कैसे हम क्या परफॉर्म करें, कैसे करें। तो उनको आप बेहतर इस तरीके का कुछ उपाय बताएं जिससे वो लोग एसएसटी को लेकर डरे नहीं और उसमें उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जाए और डर उनके अंदर का कम हो जाए। तो आप प्लीज हमारे बच्चों को ये बताएं। बिल्कुल दीप्ति मैम, आपकी बातें बिल्कुल सही है, और आपकी बातों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि डर तो प्रत्येक विषय को लेकर लगता है। जी जी जी। कुछ विषय को लेकर के कुछ मिथक है, जैसे गणित को लेकर के, विज्ञान को लेकर के बच्चे इससे डरते हैं। लेकिन देखा जाए तो परीक्षा नजदीक आने के बाद प्रत्येक विषय को लेकर के बच्चे डरे होते हैं, उन्हें अपनी तैयारी पर भी विश्वास नहीं होता है, और शायद इसलिए बच्चे इन विषयों को लेकर के, अब कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैथमेटिक्स और साइंस की कोचिंग पर भी बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी विषयों पे कोचिंग भी नहीं लेते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि अन्य विषयों को हल्का समझने की भूल कर बैठते हैं, और जब परीक्षाएं नज़दीक आती है तो संस्कृत, अंग्रेजी, मैथिली, सामाजिक अध्ययन या अन्य वैसे विषय जिसपे ये बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे होते हैं, उसको लेकर के वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और डरते हैं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे विषय को हम अगर समान दृष्टि से देखें, सारे विषयों पर अगर बराबर बराबर समय हम दें प्रारंभ से ही, जरूरी है कि इस बोर्ड की परीक्षा के बच्चे ही इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आगामी वर्ष में बोर्ड की परीक्षा देंगे, वैसे बच्चों के लिए भी मेरी यह सलाह होगी कि आप सभी 6 विषय पर बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी अंक मिलकर ही करके ही आपको जो है प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएंगे, या अच्छे अंक लाने के लिए आपके मार्कशीट पर जो रिफ्लेक्ट होगा वो आपके सभी विषय को लेकर ही होगा। इसलिए मैथ और साइंस के अलावे बाकी विषयों पर भी आपको बराबर बराबर दृष्टि रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पाठ्यक्रम समझना है। पाठ्यक्रम में दिए गए अध्यायों को रटने के बजाय समझने पर बल दीजिए, और आसपास की चीजों से उसे जोड़िए। खास करके सामाजिक अध्ययन की जहां तक बात है, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन को लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में तो और भी अच्छी बात है कि हमारे समाज में घट रही घटनाओं को ही एक योजनाबद्ध ढंग से क्रम अनुसार आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। अपने शिक्षकों की मदद लीजिए, उनसे जो कठिन अवधारणाएं हैं उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, और सामाजिक अध्ययन में जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को देख के बिल्कुल डरना नहीं है। सारे प्रश्न बिल्कुल आसान प्रकृति के हैं, सभी आप पढ़े हुए हैं, ऐसा अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, और तैयारी के दौरान जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है उसे लिख करके अभ्यास कीजिए। जितना अधिक लिख करके अभ्यास करेंगे, आपके कलम को भी चीजें याद होती चली जाएगी, आप कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास एक बार बढ़ जाएगा, पर परीक्षा हॉल में आपको कोई प्रश्न डरा नहीं सकता है। इसलिए दिमाग से डर निकाल दीजिए, किसी भी विषय को लेकर के, सिर्फ सामाजिक अध्ययन में नहीं, किसी विषय को लेकर के अभ्यास कीजिएगा, डर आपका खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई रवि रोशन जी कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, और हमने सुना भी है करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। मतलब हमें हमेशा प्रयास अपना जारी रखना चाहिए। और आपने जो बताया हमारे बच्चों को जितना ही समय है कम समय में भी हम अच्छा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कि हमने जितना भी इसके लिए अभिभावक और शिक्षक की बड़ी भूमिका है। अभिभावक और शिक्षक बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं, बहुत बड़े काउंसलर होते हैं। कितना भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, लेकिन शिक्षक जो आपको बताएगा, अभिभावक जो आपको आत्मबल देगा, वो बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे समय में, खास करके परीक्षा के इस तनाव भरे माहौल में, शिक्षक और अभिभावक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
जी, बिल्कुल। तो आपने ये भी बताया बच्चों को कि हमें डर कैसे कम करना है, तो डर कम करने का बहुत अच्छा उपाय है कि हम लास्ट मोमेंट में ये ना सोचें कि क्या करना, नहीं करना, बल्कि हम शुरू से ही उसको निरंतर प्रयास में लाते रहें और किसी भी सब्जेक्ट को ईज़ी समझने की मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर हाँ, फ़ोकस शुरू से ही अगर दिया कैटेगराइज जाए, नहीं करना तो है कि ये सारा भारी है, प्रॉब्लम ये हल्का है, सॉर्ट ऐसा आउट हो नहीं। हाँ, जाएगा। एग्ज़ैक्टली, ऐसा ये नहीं सोच के कि सोशल स्टडीज़ है या हिंदी है तो इसको इग्नोर करके चलें, नहीं, शुरू से ही उस पे निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और एसएसटी को लेके आपने ये भी बहुत अच्छा बताया है कि एसएसटी एक्चुअली क्या है, तो वो सोशल स्टडीज़ जो हमारे आस-पास में घट रही घटनाएँ हैं, उनको भी उससे भी जोड़ के बच्चों को सीखना समझना चाहिए ताकि उनके लिए ये आसान हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा दूसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा रवि रोशन जी कि आप हमारे बच्चों को एसएसटी के जो वर्तमान में जो सिलेबस उनके यहाँ दिए गए हैं उनकी क्लास 10th के लिए, तो उस सिलेबस के बारे में आप बच्चों को अच्छे से बताएँ, विस्तार से बताएँ। बिल्कुल। वैसे तो सिलेबस जी, को समझने के लिए अभी जो 2021 की परीक्षा में बैठ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो ये जी, जी। प्रासंगिक प्रश्न है ही नहीं। लेकिन जी, फिर भी जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोरोना काल में पढ़ नहीं पाए हैं, पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट जी, नहीं हो पाया है। ऐसे में अंतिम जी, समय में देखना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है और उस चैप्टर में कौन-कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है या जहाँ से अधिक प्रश्न आने की संभावना बनती है। जी, तो मैं आपको बता दूँ कि 8वीं वर्ग कक्षा के बाद से ही सामाजिक अध्ययन अलग-अलग हिस्सों में बँट जाता है और इसे हम 5 भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा लोकतांत्रिक राजनीति जिसे आप लोग अब तक नागरिक शास्त्र समझते हैं, चौथा अर्थव्यवस्था और पाँचवाँ एक सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन। और ये आपदा प्रबंधन नाम का कोई पुस्तक अलग से नहीं है। आप जब भूगोल की किताब उठाएँगे और अंतिम के 6 अध्याय देखेंगे, वो 6 अध्याय आपका आपदा प्रबंधन का है। इससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझिए 6 अंक के प्रश्न के लिए आपको 6 अध्याय पढ़ने हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वो सारे अध्याय। लेकिन फिर भी अंतिम समय में हम कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, कुछ रणनीति लेकर आए हैं ताकि 21 में जो परीक्षा दे रहे हैं, इस वर्ष जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ सहूलियत हो जाए। लेकिन जो लोग अगले वर्ष एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि समग्रता से अध्ययन कीजिए, सारे सब्जेक्ट को देखिए और एक-एक चैप्टर पर ध्यान बना के रखिए। चलिए इस वर्ष के लिए बच्चों के लिए हम कुछ बात बताते हैं। जैसे इतिहास में सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे तो आप टोटल 8 अध्याय हैं, जिसमें बेसिकली शुरुआत जो है वो यूरोप के राष्ट्रवाद से होता है, जिसमें आप फिर उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, ये 3 चैप्टर आपको कहीं न कहीं विश्व के इतिहास से जोड़ता है, जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे 9th में अच्छे से फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, भौगोलिक खोज इत्यादि को पढ़ लिए हैं, उनके लिए 10वीं कक्षा में यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे विषय पढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। याद रखिएगा कि आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ प्रश्न भी बताऊँगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न होंगे। चैप्टर के उस विषय पर मैं फोकस करूँगा जहाँ से प्रश्न निश्चित ही आएँगे, क्योंकि कई बार लगातार वर्षों से देखा जा रहा है कि वे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। एक वर्ष पीछे आगे करके वो पूछता ही है। जैसे मैं बता दूं कि इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां से इटली और जर्मनी के एकीकरण से कोई एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा 4 अंक का। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे आप लोग। भारत में राष्ट्रवाद से एक प्रश्न रहता है, जिसे महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, यह प्रश्न रहेगा। या इसको तोड़ करके ऐसे भी पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम को चिन्हित करें। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप देख कर ही जाएं अंतिम समय में। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद आप पढ़ रहे हैं तो प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद नाम का जो अंतिम चैप्टर है वो भी कवर हो जाएगा। दोनों लगभग जुड़ा हुआ है। बस वहाँ पे 1-2 लेखक का, एक पत्रकार का और फिर कुछ पुस्तकों का नाम आप याद करके जाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आपका सरल हो जाए। हम आएंगे अगले प्रश्न में, जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव में हमको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है और सब्जेक्टिव में। फिलहाल हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो भूगोल में जब इतिहास की तो बात हो गई, 2-3 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। भूगोल में आप देखेंगे कि पहला चैप्टर सबसे लंबा है, 125 पेज तक पहला चैप्टर चलता है, 126 नंबर पेज तक। संसाधन नाम का जो अध्याय है ना, वो 126 नंबर पेज तक है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें आप खनिज संसाधन पढ़ के जाएंगे अच्छे से, जल संसाधन और वन संसाधन, ये 3, जल संसाधन, वन संसाधन और खनिज संसाधन, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है कृषि। कृषि से आपको भारतीय कृषि की विशेषता पूछी जा सकती है। अगर यह प्रश्न नहीं आता है तो चावल और गेहूं दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। चावल के उत्पादन के संबंध में कुछ बातें पूछी जा सकती है, गेहूं के उत्पादन की परिस्थितियां क्या है, उस सब के बारे में पूछा जा सकता है। और फिर एक अंतिम चैप्टर होता है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन में आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से लिख लीजिए कहीं पर। अभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे अभिभावक इस सेशन को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कागज और कलम लेकर के बैठिए
जो भी प्रश्न मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या जो भी सलाह यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ उसके कुछ पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिए। जैसे समोच्च रेखा, मानचित्र अध्ययन में एक पॉइंट है समोच्च रेखा। इससे प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है, या तो समोच्च रेखा क्या है इसे पूछ देगा, या फिर कहेगा पर्वत, पठार, जलप्रपात, या इस तरह की किसी आकृति को समोच्च रेखा पर कैसे दिखाते हैं। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा, किताब में दिया गया है, उसको आसानी से एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हुई बात भूगोल की। अब आते हैं लोकतांत्रिक राजनीति पर। लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको आप सिविक्स कहते हैं, इसको 5 अध्याय में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला है सत्ता में साझेदारी, और दूसरा अध्याय भी पहले अध्याय से जुड़ा हुआ है, जो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तदुपरांत आप बढ़ेंगे तो लोकतंत्र की उपलब्धियां, चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, बस इसी सब के बीच सिमटा हुआ लोकतांत्रिक राजनीति आपको पढ़ना है। और ये हम समझते हैं 9th से कहीं ज्यादा आसान है इस बार का। 10वां में जो आप 10वीं कक्षा में जो आप पढ़ते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, वो 9वीं कक्षा से आसान है, क्योंकि 9वीं कक्षा में आपको लोकतंत्र के विकास क्रम को देखना है, जहां पर आप चिली, पोलैंड और बोलिविया जैसे देशों में कैसे लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना और फिर उसका तख्ता पलट होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। तो जब उतना भारी पढ़ चुके हैं तो 10वीं कक्षा में लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसलिए आप इसमें 2 चैप्टर मैं आपको हिट करा देता हूं, जिसे आप देख लीजिएगा जरूर। पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, यहाँ गठबंधन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम आसान प्रश्न आएंगे। आप सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र की उपलब्धियां, ये 2 चैप्टर अच्छे से देख कर जाइएगा। इसी क्रम में आप नगर निगम के कार्य, ग्राम पंचायत के काम, ये सब कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। आप देखेंगे अपने गांव में, अपने आसपास नगर निगम का क्या काम है, यह अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं और यह प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं। इसलिए सिर्फ हमें अपने आंख, कान, नाक को खुला रखना है। हमें संवेदनशील बनना है समाज के प्रति, और अगर हम संवेदनशील हैं, चीजों को समझते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करने में सक्षम हो पाएंगे। अगला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। मैं भी 5 पर थोड़ी बात करके फिर आगे बढ़ूंगा। अर्थव्यवस्था को भी जो है कुल 7 अध्याय में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप पहला जो है अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम को दिखाया गया, यानी अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुआ, कैसे हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली से आगे बढ़ते हुए हम लोग मुद्रा पर आए, और मुद्रा से पहले भी कुछ चीजों को पहले हमने मुद्रा बनाया, जैसे कौड़ी है, कुछ मूल्यवान पत्थर हैं, कुछ धातु की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमने मुद्रा माना। फिर मुद्रा के विकास क्रम को हम देखते हैं, और कैसे मुद्रा आधुनिक रूप में, आज हम कागज के रूप में कागजी मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। और फिर चूंकि किताब को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मैंने सलाह भी इस संदर्भ में CRT के पास भेजा था कि अब जो है मुद्रा बचत साख नाम के अध्याय में और मुद्रा के विकास में अब आप डिजिटल मुद्रा की बात भी जोड़िए। ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अलावे जो अभी आजकल जो चल रहा है मोबाइल के माध्यम से पैसे के लेन देन के बारे में, वो सब भी आप, अगर परीक्षा में पूछता है तो आप अपने तरफ से इन चीजों को भी जोड़ सकते हैं विकास क्रम में। जब भी नवीन चीजें को जोड़ेंगे, जो इनोवेटिव चीज को जोड़ेंगे, वर्तमान से जोड़कर चीजों को जब लिखेंगे, तो हम लिखने आंसर राइटिंग पर भी बात करेंगे, इसलिए मैं अभी उन चीजों को स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा बचत साख और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, हमारे अर्थव्यवस्था का जो विकास क्रम है, उसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 2 महत्वपूर्ण चैप्टर फिर से आ रहा है, एक वैश्वीकरण और दूसरा उपभोक्ता जागरण संरक्षण। इस 2 चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप डर जाएंगे, टोटल 32 से अधिक चैप्टर्स हैं पूरे 60 में, 5 सब्जेक्ट को मिला के 32 से अधिक चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर्स पर आपको फोकस करवा रहा हूँ। कुल मिला के लगभग 10-12 चैप्टर्स ही अंत में निचोड़ करके आएंगे, जिसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा अंक ले आएंगे। स्कूल से भी आपको प्रैक्टिकल में अंक मिल रहे हैं SST में 20 में 19-20 तो लगभग मिल जाएगा आपको। इस बार विद्यालय में टीचर्स भी थोड़ा सहानुभूति दिखाएंगे इसमें, वो आपको निश्चिंत रहिए। बचा 80 प्रश्न, तो उस 80 प्रश्न में आपको इन सारे प्रश्नों को समावेश किया जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास भरपूर मौका रहता है, यानी कि आपके पास और जहां 50 प्रश्न वाले ऑब्जेक्टिव में है, वहां 60 प्रश्न रहता है। तो आपको 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं। उस पर भी बात हम लोग आगे करेंगे। और 5वां और अंतिम जो विषय है आपदा प्रबंधन, जिस पर मैंने प्रारंभ में ही बताया कि भूगोल के अंतिम, जब भूगोल की बुक को लीजिएगा और लास्ट में जाइएगा 6 चैप्टर में, वहां आप देखेंगे आपदा प्रबंधन का परिचय है, बाढ़ और सुखाड़, सुनामी, भूकंप, जीवन रक्षा, आकस्मिक प्रबंधन, वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इसमें भी मैं आपको अगर कहूँ, आप अगर यह प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपदा प्रबंधन, वो है बाढ़ और दूसरा भूकंप।
दोनों को पढ़ के जाइएगा, एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है यहाँ। तो इस तरह से सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बात किया और देखा कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को बहुत कम समय में कवर करना मुश्किल होता है। और अभी के दौर में तो आप लोग जो परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे में मेरा यह कर्तव्य था कि मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जी, बहुत बढ़िया रवि रोशन जी, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई। और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है बच्चों का, जैसे स्पेशली आपने बताया कि 32 चैप्टर्स है टोटल मिला के, लेकिन स्पेशली जो निचोड़ निकल के आता है वो हार्डली 10-12 चैप्टर्स का है। तो अगर बच्चे उस 10-12 चैप्टर्स को ढंग तरीके से करके जाएं तो एग्जाम में कम समय में बेहतर वो लोग स्कोर कर बिल्कुल। पाएंगे। और आपने फिर बच्चों को ये भी सिलेबस के साथ साथ आपने सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी बता दिया है बच्चों को, ताकि उनकी जो भी शंकाएं होंगी कुछ चैप्टर्स को लेके, होता है कि एग्जाम टाइम में कुछ चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर्स से कम आते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिया बच्चों को। बच्चे अगर आपकी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो वो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने रवि रोशन जी, धन्यवाद आपका इसके लिए। तो मेरा आपसे पहला जो प्रश्न था, उसके बाद ये आगे का ये प्रश्न रहेगा कि बच्चे इतनी कम समय में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, और इतनी कम समय में वो लोग अपनी तैयारी किस प्रकार करें कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं। होता क्या है कि सब्जेक्ट के नॉलेज तो एक साइड में रखते हैं, में समय कम है, तो कम समय में कैसे वो स्मार्ट वर्क करें कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। तो आप हमारे बच्चे को मार्क्स ज्यादा लाने के कुछ टेक्निक्स बताएं जी। बिल्कुल। देखिए, परीक्षा होगी, फिर परिणाम आएंगे, कुछ बच्चे टॉप करेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, वो भी अपनी बात साझा करेंगे। और जो बच्चे कम अंक लाते हैं, फिर वो उन टॉपर्स को के उस इंटरव्यू को देख करके फिर सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो टॉप कर गए, है ना। एग्जैक्टली, तो तो मैं वही तो सिर्फ टेक्निक्स इतना ही मैं चाहती हूँ कहूंगा कि कि आप ऐसे सिलेबस टेक्निक्स बताएं बच्चों को कि वो बेहतर स्कोर सिलेबस करें। तो वही है, वही चैप्टर्स आप जी भी पढ़ेंगे और जी 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 बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ खास चीजें हैं जिस पर अगर आप नजरअंदाज उसको नहीं करेंगे तो आप भी अच्छे अंक ला सकते हैं। मैंने तो देखा है कि एसएसटी में जहाँ पे अंक ज्यादा आना शायद थोड़ा कम मुमकिन हो पाता है मैथ और विज्ञान की बनिस्पत, तो यहाँ आप जी देखेंगे कि 90 से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ। जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए कई ऐसे बच्चे हैं जो एसएसटी में 91 92 मार्क्स लाए हुए। मतलब साफ है कि उसको अगर स्कूल से 20 नंबर प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा मिल गया होगा, फिर भी 80 में 71 और 72 नंबर उसको कहीं ना कहीं बोर्ड से मिला है। जी तो जी इतने अंक कैसे आ जाते हैं, तो इसी पर 2-3 बिंदु पर हम फोकस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहली बात, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, चाहे वो टू द पॉइंट है नहीं है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। जी और ये बचपन से होता है, पता नहीं आप लोग जो भी इस सेशन को देख रहे हैं जिनकी हैंड राइटिंग अगर दुर्भाग्य से खराब है, तो अभी भी समय है। रोज अगर अभी भी मतलब अभी जो 15 दिन या 10 दिन जो भी बचा हुआ है अभी, इस 15-20 दिनों में आपको सिर्फ लिखने पर फोकस करना है। खूब लिखिए, एक पन्ना सुबह एक पन्ना शाम। मैं क्या समझता हूँ कि 20 से 22 दिन में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं तो कम से कम पढ़ने योग्य तो जरूर हो जाएगी। जिनकी बहुत खराब है उनके लिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ। लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल है कि आप मोती जैसा एकदम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इसमें समय जाएगा। आप हैंडराइटिंग ऐसा लिखिए कि सामने वाला उसे पढ़ सके, पठनीय हो, साफ सुथरा हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चे लिख के आते हैं घर पे, जब गार्जियन उनसे पूछते हैं कि कैसा गया परीक्षा, बच्चे धड़ल्ले से बताते बहुत अच्छा गया, पूरा कॉपी भर के आए हैं। देसी भाषा में कहे तो बच्चे कहते हैं कलम तोड़ के आ गए हैं। तो वैसे बच्चे दम्भ भरते हैं कि मैं बहुत लिख के आया हूँ, लेकिन समस्या वहां भी है। एक तो हैंडराइटिंग की समस्या, दूसरी है कि उनकी बर्तनी की अशुद्धियां बहुत देखी जाती है। यानी जो लिखते हैं उसमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होता है, वो बिल्कुल कहीं हर्षी होना चाहिए, वहां दीर्घी दे करके आ गए हैं। ऐसा ऐसा गलती करते हैं कि पढ़ने वाले बौखला सकता है। अगर कोई कॉपी चेक करने वाला उसको देखे तो एक लाइन में ढेर सारी गलतियां देखता है, फिर उसे आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा और वो अंक आपको कम दे सकता है। तो एक चीज हो गया हैंडराइटिंग के साथ साथ बर्तनी की शुद्धता। दूसरी बात है कि आपको पैराग्राफ चेंज करते रहना है। ये नहीं कि आप कहानी की तरह लिख रहे हैं, कहीं आप पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, मतलब 3 लाइन 2 लाइन का पैराग्राफ बनाइए, बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी आप लिखते हैं उसे बिंदु बार लिखिए। बिंदु बार लिखने का सेंस मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा सा जो है यहाँ पे तैयार किया, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जिला पंचायती राज के बारे में बताया है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर इस तीनों चीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको लाइन में लिख देंगे। एक लाइन में सीधा लिख देने से क्या होगा कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो लिखा तो गया, कॉपी में लिखा गया, लेकिन कॉपी चेक करने वाले हो सकता है उसको स्किप कर जाए, उनको नहीं नजर आए, इसलिए चीजों को नीचे आकर के बुलेट बना करके पॉइंट वाइज लिखिए। उसके बाद भूगोल में अगर आप लिख रहे हैं और भूगोल में एक प्रश्न आ गया, मान के चलिए कि भारत के विभिन्न तेल शोधन कारखानाओं को का नाम लिखें या इसे दर्शाएं। मान के चलिए नहीं कहा, मानचित्र बनाने के लिए नहीं कहा, सीधे कह दिया कि भारत के प्रमुख तेल शोधन कारखानाओं के नाम लिखें। जो बच्चा टेक्निकल ढंग से थोड़ा सा स्ट्रांग है, जो अच्छे से मानचित्र वगैरह बना लेता है, और जो मानचित्र नहीं भी अच्छे से बनाता है, लेकिन हाँ उसको लगता है कि हम ठीक ठाक देख करके थोड़ा बहुत उल्टा करके थोड़ा बहुत उसमें एक लगे कि भारत का मानचित्र जैसा है वैसा भी अगर बना देता है और उस पर दर्शा देता है कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिगबोई है, यहाँ बरौनी है, यहाँ मथुरा है, यहाँ विशाखापट्टनम है, इस तरह से अगर आप तेल शोधन कारखाना को दर्शाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये मानचित्र है और इस मानचित्र पर हमने क्या किया है, इस सारे जगहों को पॉइंट वाइज दिखा दिया। बहुत ज्यादा भारत के मानचित्र को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए कि हम भारत के मानचित्र पर उन जगहों को दर्शा दें जो पूछा गया। स्वाभाविक रूप से 4 अंक के प्रश्न होंगे तो आपको 4 अंक भी मिल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे तो हो सकता है परीक्षक आपको 2 अंक दे करके भी निकल जाए। एक तो यहाँ दूसरी बात है कि कभी भी वर्गीकरण की बात हो, अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न हो, जैसे मान के चलिए पूछे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें, तो अंतर स्पष्ट करना है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। टेबल बना दीजिए और तब आप अंतर स्पष्ट कर दीजिए, बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा और अंक भी आपको ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद एक आता है इस तरह से जो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए संसाधन है, संसाधन को जो है 2 भाग में हम बांटते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाया ताकि आप समझ पाए। ये जरूरी नहीं है कि भूगोल में ही करेंगे, हम सब सब्जेक्ट में कर सकते हैं, हम इतिहास में भी कर सकते हैं। मानचित्र देखिए इतिहास में कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये है वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। और ये हमको हो ची मिन्ह मार्ग पूछ दिया, ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में, हो ची मिन्ह मार्ग, ठीक है। हो ची मिन्ह मार्ग पूछ देगा तो आपको बताना होगा कि उत्तरी वियतनाम से लेके दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली ये सड़क थी, और जब अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम में जो बमबारी किया या वहां के क्रांतिकारियों को दमन करने का प्रयास किया, इस दरमियान हो ची मिन्ह मार्ग को कई बार क्षतिग्रस्त किया। तो ये कितना महत्वपूर्ण था, इसको दर्शाने के लिए अगर आप मैप बना देते हैं तो परीक्षक खुश हो जाएगा। ये टेक्निक्स है। उसके बाद जो शब्द सीमा है उतना ही शब्द सीमा में लिखना। अब ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है, आप जान रहे हैं बहुत, लिखते जा रहे हैं, पता चला कि समय निकल गया, ऐसा नहीं है। 2 अंक के प्रश्न है तो आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है, मतलब 4 से 5 लाइन। अगर एक लाइन को एवरेज 10 वर्ड प्रति लाइन हम देखें तो आपको 5 लाइन से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, और मैक्सिमम 4 नंबर से ज्यादा का प्रश्न तो अब आता नहीं है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले 7 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 अंक के प्रश्न आते हैं। वहां भी आपको 100 शब्द से अधिक जाने की आवश्यकता नहीं, 100-120 शब्द में वाइंड अप कीजिए, अपनी चीजों को वहां पे लिख दीजिए। कभी कभी होता है बच्चे पढ़ के जाते हैं, अधिक समझते हैं कि अच्छा इसका आंसर तो अच्छे से याद है, पूरा लिख दो। आप कितना भी लिखोगे 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए सभी प्रश्न को टच कीजिए। तो एक बार फिर से हम आते हैं इस बिंदु को बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमने बात किया, किन किन बिंदुओं पर हमने बात की। पहला हैंड राइटिंग, पहला नोट कर लीजिए, पहला हैंड राइटिंग। दूसरा बर्तनी की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि बर्तनी की अशुद्धता नहीं हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज पर काम करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, शॉर्टकट तरीका है नहीं, ये दीर्घकालीन प्रयास के बाद ही ये दोनों चीजें आती है, लेकिन फिर भी चूंकि बताना है तो मैंने इन दोनों बातों को बता दिया। तीसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में पूरा नहीं लिखना, पैराग्राफ बीच बीच में चेंज करेंगे। उसके बाद बिंदु बार जैसे पूछा गया है कि जैसे मैंने बताया भी कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो उसमें 3 पॉइंट्स अगर लिखने तो तीनों को नीचे करके लिखें, ऐसे एक लाइन में नहीं लिखेंगे, बिंदु बार लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स देकर। उसके बाद मानचित्र का जहां जहां आपको लगता है, अब हर जगह मानचित्र का इस्तेमाल नहीं करना है, जहां जहां लगता है कि यहाँ मानचित्र इस्तेमाल हो सकता है वहां मानचित्र का प्रयोग करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और शब्द सीमा का ख्याल रखना है। ये आपको समय भी बचाएगा और सारे प्रश्न को हल करने में भी आपकी मदद करेगा। और अंतिम सुझाव यही है कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कॉपी में प्रश्न के उत्तर लिखे रहेंगे, तभी आपको अंक देने में परीक्षक को संकोच नहीं होगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने रवि रोशन जी।
हमारे बच्चों को कि कैसे वो लोग कुछ टेक्निक्स यूज करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत बच्चों के पास रहता है, बस लिखने की टेक्निक्स की वजह से कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं मार्क्स लाने में, और कुछ को वही सारी बातें लिखकर उनको ज्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो बस ये बिल्कुल वही टेक्निक्स का ही डिफरेंस प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन पर ही एग्जैक्टली, सब कुछ निर्भर द वे करता है। यू प्रेजेंट द थिंग, तो ये ज्यादा बिल्कुल मायने रखता है। तो आपने जो बड़ी अच्छी बात बताई कि इन लोगों को मैपिंग की हेल्प लेनी चाहिए, मतलब मैप की सहायता से वो लोग अपने सारी चीजों को मैप पे डिपिक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो बुलेट पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं, या टेबल या फ्लो चार्ट, जो भी बातें आपने बताई है बहुत बढ़िया बताया है। और ये भी है बच्चों की आप इस चीज को सिर्फ इस टेक्निक को एसएसटी में ही ना यूज करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ट्राई कर सकते हैं इस टेक्निक को, एंड आप देखेंगे कि आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिले हैं। और हैंड राइटिंग का तो बेशक 100% आपको ये बहुत गारंटी ध्यान के रखना साथ मैं कह चाहिए। सकता हूँ कि जी। हर एक विषय में तो बच्चे अगर ध्यान जी, देते हैं इन सब बिंदुओं जी, पर, जी, तो उनके मार्क्स बाकी बच्चों के अपेक्षा 10 से 20% तक स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये हमारे टाइम में भी हमने ट्राई किया था। तो ये बहुत स्वाभाविक सी इम्पोर्टेंट बात होता है। है कि आप प्रेज़ेंट कैसे करते हो किसी चीज़ को। तो बच्चों आप ध्यान दें कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस सब्जेक्ट के, वो जो भी बातें आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी-अच्छी, आप उसको प्लीज़ नोट करते जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत सहायता मिल सके। और मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करना चाहूँगी, अगर दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं, तो वो प्लीज़ हमारे विशेषज्ञ से पूछें, और अगर कुछ जानकारी लेना चाहें, तो वो ले सकते हैं। तो जी, रवि रोशन जी, आप हमारे बच्चों को इसके अलावा और चीजें बताएं कि वो इसके अलावा इतने सारे टेक्निक्स के अलावा वो लोग और क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए। तो आप इन बिल्कुल चीजों के बारे में बताएं। देखिए, अभी जो ये टीचर्स ऑफ बिहार की जो ये मुहिम है, इसको तो मैं बार बार जी, कह रहा हूँ कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब है कि जी, इस जी, बिल्कुल, शो बिल्कुल। को जो भी बच्चे देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, बिहार भर के सभी बच्चों से मैं यही निवेदन करूंगा, एक सलाह दूंगा कि जो कुछ भी अभी तक आप पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, इन चीज़ों को आप साइड में रखिए। अब समय नहीं है कि हम फिर से किताब उल्टें और उसको पढ़ें। अब जी, हमें उन बिंदुओं पर ध्यान देना है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, वो हमारे कब्जे में कैसे रहे। उन चीज़ों पर हम अपना कब्जा कैसे जमाएं, यानी उस पर अधिकार कर लेना, उन चीज़ों पर जो सीख लें उन पर पूरी तरह से अधिकार कर लेना। और स्ट्रेटेजी हम दो तरीका से बनाएं, वैकल्पिक प्रश्नों के लिए अलग स्ट्रेटेजी, और जो आपका रिटर्न में जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके लिए अलग सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रश्न आपको। के लिए। जी, देखिए, एमसीक्यूज में है प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, मतलब साफ है कि प्रश्न है और उत्तर भी दिया हुआ है ना। प्रश्न भी है और 4 विकल्प भी हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसको टिक लगा दीजिए क्वेश्चन में। जिस प्रश्न में आप, जैसे मान के चलिए एक प्रश्न है और इसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है, वहां आप टिक लगा दीजिए। और जिस प्रश्न में बिल्कुल आश्वस्त है कि इसका आंसर यही होगा, उस प्रश्न को आप बनाते चलिए। जब आप ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे, और अगर वो संख्या आपको प्राप्त हो गया जितना मांग की जा रही है, मान के चलिए एसएसटी की बात करते हैं और 48 प्रश्न रहते हैं, 8 से 48, 60% मार्क क्वेश्चन, और बनाने कितने हैं 40। 48 प्रश्न में 8 से ज्यादा प्रश्न, अगर आप समझ में आ रहा है कि 8 से ज्यादा प्रश्न है जो हमसे नहीं बन रहा है, मतलब साफ है कि अभी कुछ ऐसे प्रश्न बच गए हैं जिसमें हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 40 प्रश्न में 35 प्रश्न आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, अब सोचिए आपका 50% काम खत्म हो चुका है, अब बचा 5 प्रश्न, उस बिल्कुल। पर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। अब आ जाइए सब्जेक्टिव पर, उसको छोड़ दीजिए ठंडे दिमाग से। जब आप सब्जेक्टिव पर आएंगे और जब सब्जेक्टिव का उत्तर लिख रहे होंगे, हो सकता है कि उस समय आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर जाए, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में रंग देंगे एक बार ओएमआर को, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जिस प्रश्न पे बहुत कंफ्यूजन है, लग रहा है कि अच्छा ये 5 प्रश्न नहीं बन रहा है, कैसे करें कैसे करें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वहां छोड़ देना। जी, वहां आ जाइए बिल्कुल, इसमें मैं सब्जेक्टिव वाले एक पे। बात जोड़ना चाहूँगी रवि रोशन जी, आपने ये बात बड़ी अच्छी बताई। कभी-कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम कुछ आंसर्स जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता बिल्कुल, है। तो आपने ये बहुत अच्छा एकदम सही बताया कि कहा आपने। ऑब्जेक्टिव जब आप कर रहे हैं, तो आप जहाँ हम्म कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ उस चीज़ को छोड़ दें और बाद में फाइनली देखें, अगर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है, आपको कुछ लिंक मिल रहा है उससे, तो आप उसको ऐड करके अपना ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो आपको झलकेगा आपकी परीक्षा की कॉपी में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया जी, ऑब्जेक्टिव में। जी, जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव हम ये कहेंगे कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अति उत्साह में आकर के गलत कर जाते हैं। अति उत्साह में नहीं आना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अगर एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी ने नहीं संपादित किया, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं शब्द जी, जुड़ा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे हरिजन लिखा हुआ है, अच्छा गांधी जी टिक लगा के आ गए।
घर पे जब आएंगे तब देखेंगे नहीं नवजीवन भी था, यंग इंडिया भी था, नहीं। तो हमें यह देखना है कि प्रश्न में कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, या प्रश्न के को पूरा पढ़े बिना उत्तर देने की जो है आप जल्दबाजी ना करें। एक प्रश्न शायद स्क्रीन पे आ रहा है, लिख रहे हैं कि क्या जी कोई बिल्कुल, प्रश्न अभी का जवाब जी 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 कम रिंकू पेज में अहमद जी उत्तर हमारे दें साथ तो हैं। नंबर पूरा मिल जी सकता है। बिल्कुल, हाँ, क्या पूरा रिंकू नंबर अहमद मिल जी, सकता है? आपका ये एग्जैक्टली, रिंकू प्रश्न जी है, कह रहे हैं। और जी संयोगवश आपका जो ये प्रश्न है वो प्रासंगिक प्रश्न भी है, क्योंकि जी कोरोना काल में बच्चे इतना अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि वो टू द पॉइंट आंसर दे पाएंगे, सफिशियंट आंसर दे पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब कोई बच्चा प्रश्न का जवाब देता है तो परीक्षक उसके प्रति इस वर्ष कम से कम सहानुभूति जरूर दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा रिंकू अहमद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नकारात्मक रूप से नहीं देना चाहता हूँ। प्रश्न कम पेज में, यहाँ पेज की गिनती होकर के नहीं अंक मिलता है। जितना भी अंक का प्रश्न है उसके लिए निर्धारित शब्द है, शब्द सीमा में अगर बच्चा लिखा है, कुछ बच्चों की राइटिंग छोटी छोटी होती है तो हो सकता है उसका कम पेज में ही हो जाए, कुछ बच्चे हटा हटा कर लिखते हैं, तो पेज का कहीं से कोई रोल नहीं है। सारे प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए और शब्द सीमा के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल नंबर मिलेगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल, बच्चों के मन में ये हमेशा धारणा बनी रहती है कि ज्यादा पेज पढ़ के आएंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, तो ऐसा तो होता हाँ, नहीं है। जी, और आपने बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताया चीज कि टू छूट द ना जाए, पॉइंट इसलिए लिखें। मैं अपनी जी बातों को बिल्कुल। समाप्त करना चाहूंगा इस आपके इस प्रश्न के उत्तर को, क्योंकि बहुत जी सारे जी पॉइंट है जी जिससे अगर छूट जाए तो वो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप परीक्षा दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा स्ट्रेटेजी देख लिया हमने कि भाई अति उत्साह में आके हमें उत्तर नहीं लिखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप फेल नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट में कोई नहीं फेल करेगा। अनौपचारिक ढंग से अगर मैं ये बात कहूं कि अगर जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पूरे कोरोना काल में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, देखिए कैसे पास करेगा वो बच्चा। मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ सिर्फ वैसे बच्चों के लिए जो सिर्फ पास करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। देखिए 20 अंक उनको स्कूल से मिल रहे हैं, सिर्फ 10 अंक उनको लाना है 80 में। 80 में 10 अंक लाना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव में भी एक दो चैप्टर भी पढ़ के जाएंगे तो सारे प्रश्न आप 10 नंबर के अंक करके आएंगे। लेकिन यहाँ हम इन चीजों की सलाह देने के लिए तो बैठे नहीं है, हम तो यहाँ बिहार के उन सारे बच्चों के लिए बैठे हैं जिनकी तैयारी अच्छी भी है और जिनकी मध्यम तैयारी है और जिनकी साफ खत्म है तैयारी, बिल्कुल जीरो। सबके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सबके आत्मविश्वास को उस स्तर तक लाना है कि जब वो परीक्षा हॉल में बैठेंगे उन्हें लगेगा कि प्रश्न हल्के हैं, प्रश्न आसान है, इसका जवाब मैं लिख सकता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है आत्मविश्वास। इसलिए ये दिमाग से ये हटा दीजिए, फेल फेल शब्द को हटा दीजिए। आप फेल हैं ही नहीं और ना फेल आप करेंगे, ठीक है। ये मैं सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि एसएसटी में कोई भी बच्चा फेल नहीं करता है और आप भी नहीं करेंगे। इसलिए अब आपको सिर्फ अच्छे अंक लाने की तरफ फोकस करना है। अच्छे अंक हम किस तरह से लाएंगे? तो सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अंतिम समय में आपको क्या करना है, गेस पेपर या बोर्ड के जो द्वारा या कोई भी मॉडल सेट ये वो उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, उन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना। देखिए वैसे प्रश्न जो किताब में नहीं दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप मत फोकस कीजिए। अभी जो टीचर्स ऑफ बिहार पे जो आप देखिएगा क्वेश्चन डाला गया है वो सब एनसीईआरटी की किताब से डाला गया, इसलिए एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। यानी बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी से प्रभावित जो किताबें छपती है यहाँ पे बिहार बोर्ड की, उस किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए उसी के आधार पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसलिए टीचर्स ऑफ बिहार के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर भाग लीजिए। इसमें मैंने वही प्रश्न सेट किए हैं जो परीक्षा में आते हैं। और एक बात, बिहार बोर्ड के जो प्रश्न पत्र सेट करने वाले लोग हैं वो प्रश्न सिर्फ बुक से उठाते हैं, टेक्स्ट बुक से उठाते हैं। इसीलिए बाहर में जो भी किताबें छप रही हैं, जो गेस्ट पेपर आ रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड बुक हैं, उनको मत पढ़िए, क्योंकि वहां दिए गए ऑब्जेक्टिव के उत्तर गलत होते हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड की जो मानक पुस्तक है, और वो किताबें सस्ती भी आती है, उस किताब के सारे प्रश्न को, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हर चैप्टर में 5 से ज्यादा प्रश्न नहीं है, किसी में 10 है, किसी में 15 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज देखिएगा तो आपका जो है बहुत प्रश्न उसमें नहीं है। आप उस प्रश्न को एक बार जरूर देख के जाइएगा। मैं ऑब्जेक्टिव पे इसलिए ज्यादा बल दे रहा हूं क्योंकि यह आपको बहुत महत्वपूर्ण अंक दिला सकता है। यहाँ पे आपको श्योर है कि आपको प्रश्न मिलेगा ही। एक और प्रश्न आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात जी को जी थोड़ा सा और बिल्कुल। आगे बढ़ाना हाँ चाहूंगा जी कि जी जिस जी प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं उस प्रश्न को दीजिए जिस पर हमने पहले ही बात कर लिया है, और कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या था जरा जी बताएंगे? जी अभी जो एक योगिता जी हमारे का प्रश्न था। इनका प्रश्न है कि कुछ बच्चे प्रश्न के उत्तर रट के जाते हैं और उन्हें अच्छे नंबर आ जाते हैं, ये सही है क्या? अच्छा नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो योगिता जी के प्रश्न बिल्कुल, का योगिता आप जवाब बालाजी का जो दें ये प्रश्न है, तो मैं इनके प्रश्न का जवाब जी मैं जी बताना चाहूंगा। देखिए ये तो सब पहले जानते हैं कि आपने भाई दिया रट भी है। के, जी हाँ इसका जवाब मैंने दे दिया है कि चीजों जी को जी फिर समझिए, भी आसपास की चीजों जी से जोड़ बिल्कुल। के देखिए।
लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि अच्छे नंबर वो ला सकते हैं बाय चांस, ये थ्योरी नहीं है, बाय चांस ला सकते हैं। मतलब वो अगर परीक्षक को झांसा देने में सफल हो गए तो ला सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा जो व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन और जो उसकी जो ट्रेनिंग होती है परीक्षकों की, वो अब दूसरे तरह से हो गई है। यानी अब आप रट के अगर जाते हैं, रटी रटाई चीजें अगर लिख के आते हैं तो आपको एवरेज मार्क मिलेगा, फिर आप अच्छे नंबर की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भाषा में उत्तर दें। आज से नहीं, कई वर्षों से प्रश्न पत्र पे पहला ही लाइन लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। रटिए, वैसे फैक्ट को रटिए जो फैक्ट है, याद करना उसको जरूरी है, बट पूरा लाइन बाय लाइन रट के जाइए, वहां पे उतार दीजिए, नंबर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे सिर्फ आकर के आपको कहेंगे कि मैंने लिख लिया, बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन अंक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो मूल्यांकन की प्रक्रिया वो बदल चुकी है। एक और प्रश्न है ज्योति कुमारी का, पूछ रही है कि किताब पढ़कर कई बार कई प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं आते और किताब के अलावा और कोई साधन न हो तो सन ईस्वी कैसे याद करें? दो प्रश्न का है जुड़ा हुआ। तो आप कुछ टेक्निक बताएं इन लोगों को। तो हिस्ट्री सच में काफी डिफिकल्ट होता है सन और ईस्वी को लेके। ये मैं बताने ही वाला था, अभी सब्जेक्टिव वाले पे आ रहा था मैं, तो ये बताता अभी, और इनका प्रश्न संजोग से आ गया है। किताब पढ़कर कई बार प्रश्नों के उत्तर नहीं समझ में आते हैं ना। इसका मतलब साफ है कि हम किताब में सिर्फ प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं और उत्तर बाद में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न पहले पढ़ जाइएगा तो दिक्कत होगी। पहले किताब में दिए गए बातों को पढ़िए, है ना। और अगर शिक्षक आपके आसपास मौजूद हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं, विद्यालय में पढ़ाई की गति है, अच्छी है, अभी तो इस बार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपने शिक्षक से उन बिंदुओं को जरूर पूछिए। जब तक स्वाध्याय नहीं करेगा बच्चा, तब तक उसे यह प्रश्न बार बार आएगा, जो प्रश्न अभी आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। किताब पढ़कर कई बार प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आते हैं और किताब के अलावा कोई और साधन न हो तो। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, दूसरी बात है कि लोगों की आर्थिक स्थिति, माली स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो डाटा का जो खर्च उठा पाएंगे। ऐसे में किताब ही एकमात्र साधन है। तो इसमें आपकी मदद करेंगे आपके शिक्षक, है ना, और आपके घर में कोई पढ़े लिखे जो अभिभावक होते हैं वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यही उन चीजों को डाइल्यूट करके आप तक पहुंचाएंगे। तो जो भी किताब में चीजें दी गई है, खास करके अब तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आया है, किताब में बहुत चीजों को कई बार दोहरा करके समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप तो किताब पढ़िए, और अगर इसका उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो आप शिक्षकों की जरूर मदद लीजिए, क्योंकि अब अंतिम समय में जब परीक्षा नजदीक आ गई है, ऐसे में आप क्या करें, पहले के जो प्रश्न आप देखेंगे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं आपके आसपास के, उन बच्चों के कॉपी मंगवाइए, और उन कॉपी में से देख करके भी आप उसके उत्तर का भी समझने का प्रयास करें कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया था। यानी आपके जो सीनियर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी कॉपी को लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, किताब को एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और उसके मेन पॉइंट्स को जरूर नोट कीजिए। जो भारी लगता है उस पर चर्चा कीजिए। कोई कारण नहीं है कि बच्चे को समझ में नहीं आए। रही बात ईस्वी याद करने की, तो ईस्वी को आप कहानी की तरह याद कीजिए ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सारे ईस्वी को याद करना है। कैसे याद करेंगे? हम सबसे पहले जो तिथि को हम पहले सीक्वेंस में डाल लेंगे, शुरू से 1773 के बोस्टन की टी पार्टी से शुरू करके 1789 के संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक, और जो जो घटना घटा है उसको कहानी की तरह याद कर लेंगे, ईस्वी याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईस्वी याद हो जाएगा, है ना। उस घटना को कहानी से जोड़िए, यानी पूरी कहानी अगर याद है तो ईस्वी याद करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। गांधी जी के सारे आंदोलनों को सीक्वेंस में याद रखना है। गांधी जी भारत कब आए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया, इसके बीच में क्या क्या हुआ। तो 15 में गांधी जी आए, 20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुआ। चंपारण आंदोलन हुआ, खेरा विद्रोह हुआ, है ना। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ईस्वी को सिर्फ ईस्वी समझ के याद कीजिएगा तो दिक्कत है। जैसे आप अपना बर्थडे कैसे याद रखते हैं, आप अपने शादी की सालगिरह कैसे याद रखते हैं, आप अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे याद रखते हैं, या अपने घर में बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जिसको आप याद रखते हैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, कहानी जुड़ा हुआ है। इसलिए इतिहास में तिथि को याद रखने का एकमात्र उपाय है, वो है कहानी के रूप में उसको जोड़ना, चीजों को इंटरकनेक्ट करके देखिए। ठीक है ज्योति जी, आप डेफिनेटली संतुष्ट हो गई होंगी हमारे सर के उत्तर से।
तो इस तरह अगर किन्हीं का और प्रश्न हो तो जरूर पूछें। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। और सर आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी बच्चे सॉल्व करके जाएं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं जनरली एग्जाम्स में। एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो इस हिसाब से ही बनाते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जाम उठा के एक चीज तो मैंने कहा ना तो कि एक तो पहले तो डर जी दिमाग से निकाल दीजिएगा, आप फेल नहीं करेंगे। जी जी दूसरा, जी बिल्कुल एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं जी है, एग्जामिनर जी आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपका दोस्त भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आपका दोस्त भी जी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कॉपी खाली छोड़ के जाएंगे और वो लिख देगा फिर वहां मार्क्स दे देगा। आपको कॉपी खाली नहीं जी छोड़ना है, सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना है ना। कुछ एक प्रश्न आ रहा है प्रिंस कुमार सिंह का, कह रहे हैं कि कोई जी कोई प्रिंस प्रश्न जी समझ का में एक नहीं प्रश्न आता आ है, रहा क्या करूं। तो है। 2 बार अभी बिल्कुल पढ़िए आपको समझ में उसको, नहीं आ रहा 1 होगा। बार पढ़िए। प्रश्न जी प्रश्न क्यों नहीं समझ में आ रहा है? साफ साफ है कि अभी पढ़ाई नहीं हुआ आपके विद्यालय में। जी प्रश्न इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो सीक्वेंस वे में जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं से उठा रहे हैं, आप तनाव में हैं, आप प्रश्न देखते फिर उसका ढूंढते हैं उत्तर किताब में, उससे रिलेटेड कुछ भी मिल जाता है वो पढ़ने लगते हैं आप। तो अभी सब कुछ जिग जैग वे में है, इसीलिए चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो इस चीज के लिए पूरी परिस्थितियां जिम्मेवार हैं वर्तमान में, लेकिन इसका जो एक आदर्श उत्तर यही है आपके इस प्रश्न का कि आप क्या करें, एकदम सीक्वेंस में पढ़ें। दूसरे चैप्टर का प्रश्न है तो आप पहला चैप्टर पढ़ें, देखें कि क्या पहला चैप्टर में वो चीज दिया हुआ है आसान भाषा में, उसी को फिर दूसरे चैप्टर में कहीं भारी तो नहीं कर दिया गया है, या फिर उससे रिलेटेड चीजों को आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, वहां पे भी आपको उन चीजों का डायल्यूट रूप में उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहता है। ये चीज हम लोगों के साथ भी होता है कि कोई भी चीज अगर कहीं पे किसी बुक में पढ़े नहीं समझ में आया तो उसको हम नेट पे सर्च करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सक्रिय हैं, अभी कुछ दिन आप विकिपीडिया और गूगल पे सक्रिय हो जाइए 15-20 दिन, और चीजों को वहां से भी सर्च कीजिए। देखिए, हो सकता है कि परिभाषा समझ में नहीं आए, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चित्र आपको मिल जाए, कुछ डायग्राम्स मिल जाए, कुछ ऑडियो वीडियो मिल जाए, वो चीजें देखते सुनते आपके मन में उसकी एक जो है पूरी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर आप अच्छे से लिख पाएंगे। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा बताया हमारे बच्चों को। अब इतनी चीजें बताई हैं, इतनी बातें बताई हैं, बच्चे अगर आपके सारी बातों को अमल में लाएं तो जरूर बेहतर स्कोर कर पाएंगे कम समय में। और आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनको बहुत अच्छे से उनके सारे प्रश्न के आंसर्स देके उनको संतुष्ट किया है। तो इसके अलावा रवि सर, आप अगर और भी कुछ ऐसा सुझाव बच्चों को देना चाहें अलग से तो आप प्लीज इन लोगों को और थोड़ा दे दें, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम रह गए हैं। बिल्कुल। तो जी तो जाते जाते मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है अगर आप नोट नहीं किए हैं तो अंत में यही समझिए कि परीक्षा जो है वो आपका मूल्यांकन नहीं करता है। आपने क्या पढ़ा है बस सिर्फ उसका मूल्यांकन है। आप क्या हैं उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात, दिमाग में से तनाव निकाल दीजिए। परीक्षा में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इस ऊहापोह में मत रहिए। वही पूछेगा जो पूछता आया है, कुछ नया नहीं पूछने जा रहा है। तो जितने भी सैंपल पेपर स्कूल से आपको मिले हैं उसका आप रोज अभ्यास कीजिए सब्जेक्ट का, है ना। रोज अभ्यास कीजिए, बांट लीजिए ना कि हम आज भर दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक एसएसटी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट दिन। इस तरह से आप 3-3 घंटे की शिफ्ट में बैठिए और खूब मन लगा के बनाइए। फिर आप किसी सीनियर से कॉपी चेक करवा लीजिए या खुद ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने जो लिखा वो सही है कि नहीं। ठीक है। अंतिम समय में कुछ टिप्स ये देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए, आपका तैयारी बिल्कुल कॉन्क्रीट हो पाए, अच्छे से हो पाए। तो जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि आप 80 में 75 मार्क्स भी ला सकते हैं, और 20 नंबर तो स्कूल से आपको मिला हुआ, 95 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। इसीलिए खूब अच्छे मन से तैयारी कीजिए, और छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी बताया है उसे आप नोट डाउन कर ही लिए होंगे। और अगर फिर भी जिन लोगों को ये वीडियो अभी तक जिनका छूट गया है, लेट से जुड़े हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से फेसबुक पे जाके देख लें और som.teachersofbihar.org पर जाकर के अपने पढ़े हुए बातों का मूल्यांकन करवाइए अपने बच्चों से। और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो जरूर से som.teachersofbihar.org पे जाएं और वहां पर दिए गए प्रश्नों को आप सॉल्व करें। फिर वो जैसे ही सॉल्व हो जाएगा आपका तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप यह समझ पाएंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर की। जी दीप्ति जी।
जी, बिल्कुल सर, आपका हमारे इस शो में आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई है। आपने ये भी बताया कि बच्चे, चूँकि आप आईसीटी से भी जुड़े हैं, अच्छी पकड़ है आपकी आईसीटी पे, तो आपने ये भी बताया कि कैसे वो लोग विकिपीडिया की यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं और स्वमूल्यांकन कर सकते हैं इस बिल्कुल, बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक पे www. सक्रिय रहते हैं। ये जी, कहीं न कहीं जी, उनको पढ़ाई में बाधा भी उत्पन्न करता है। जी, लेकिन बिल्कुल, अभी जैसे फेसबुक के माध्यम से ही वो हमसे जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं जो बच्चे जी, इसको देख रहे हैं, उसके लिए जी, कह सकते हैं कि आईसीटी का वो क्रिएटिव इस्तेमाल आईसीटी कर का रहे उपयोग कर हैं। सकते हैं। जी, रचनात्मक प्रयोग बिल्कुल। हो रहा है ये, है जी, ना? रचनात्मक हो रहा है। मैं तो टीचर्स ऑफ बिहार बहुत का भी आभारी हूँ, जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे जी, इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौका दिया बच्चों को सलाह देने का। टीचर्स ऑफ जी, बिहार के साथ-साथ सभी बच्चों को जो इस शो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आप दोनों ही संचालिका महोदया को नमस्कार, धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तो रवि रोशन जी। मैं यहाँ पे एक चीज दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि सर का तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सर ने बहुत बहुमूल्य बातें बताई। तो बच्चे आप लोग जिनका छूट गया है, मैं अभी देख पा रही थी बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रह गया है। तो रवि रोशन सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया इस शो के बाद आप कमेंट्स को देख लें, क्योंकि टाइम हम लोग के पास थोड़ा कम है, और आंसर जी, प्लीज आप बिल्कुल। थोड़ा कर देंगे। मैं बच्चों के कमेंट्स को कमेंट्स देखूंगा, पे आंसर कर देखूंगा ही नहीं बल्कि उनके लिए मैं उत्तर भी लिखूंगा वहां पे, और उनके लिए कुछ जरूरी चीज होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी वहां डालूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद तो सर, आप, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो रवि और रोशन जी, मेरे तरफ से भी बहुत बहुत आप आए और टीचर्स ऑफ बिहार के इतना बहुमूल्य अपना टाइम दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो एक रिक्वेस्ट और, कि आपने जो वो डायग्राम बना के लाया था, उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो फोटो खींच के जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डाल जरूर, दीजिएगा, ताकि बच्चों को जरूर, जी, जरूर। सहूलियत मिल जाए। क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि बच्चे काफी ज्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे थे कि मैम मुझे वो फिर से चाहिए, सर वो फिर से अब दिखा दीजिए। तो ये जरूर कर देंगे। तो बच्चे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, सर वो फोटो भेज देंगे आपको कमेंट बॉक्स पे। और रवि रोशन जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, टीचर्स ऑफ बिहार को समय जी, देने के लिए। जी, जी। और मैं साथ ही टीचर्स ऑफ बिहार की धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं, ताकि हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट हैं सब आ रहे हैं हमारे बीच, फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ है। तो शायद उनका ठीक नेटवर्क है गड़बड़ा गया फिर। था। चलिए, हाँ ठीक बिल्कुल, है। कोई बात नहीं। हाँ। ओके, थैंक यू रवि रोशन जी। थैंक यू, मैं अपने दर्शकों थैंक यू, को यहाँ थैंक यू, बता देना थैंक यू। चाहती हूँ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता देना चाहती हूँ कि विजिट एसओएम पे, som.teachersofbihar.org पे आप जाएं, और बिहार ये बोर्ड सैंपल पेपर के क्वेश्चन वहां पे हैं। तो आप इस जो है वेबसाइट दिया हुआ है, आप जरूर वहां पे जाएं और क्वेश्चंस को क्रैक करें, क्वेश्चन बनाएं, और आपको पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आया है आपको। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।